आज का टॉपिक अपना है टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। ये नया लेवी क्या है, इसको कौन से ट्रांजैक्शन के ऊपर ये लागू होगा, एक्सेप्शंस क्या है, कौन से कंप्लायंसेस हमें करने हैं, और ये कंप्लायंसेस हमने नहीं किए तो उसको क्या उसका इम्प्लीकेशन है, ये सभी जानकारी आज हम लेंगे। उसके बाद आपने हमें जो भी क्वेश्चंस भेजे हैं वो हर एक क्वेश्चन का आंसर हम देंगे। तो ये प्रोविजंस कौन से ट्रांजैक्शंस के ऊपर लागू हो रही है, तो चलिए देखते हैं। ये टैक्स कलेक्शन एट सोर्स है, टीसीएस है। ये टीडीएस से डिफरेंट है। आप सभी को मालूम है टीडीएस आज भी हम प्रोविजंस लागू करके ले रहे हैं। टीसीएस में क्या होता है कि आपको किसी कस्टमर को माल बेच रहे हैं और उसके पास से कुछ पेमेंट आ रहा है, तो उसके साथ वो पेमेंट के साथ आपको एडिशनल अमाउंट लेना है। मतलब आप 100 रुपीज का माल सेल कर रहे हैं और उसके अगेंस्ट आपको 100 रुपीज आ रहे हैं, तो आपको 100 प्लस स्पेसिफाइड रेट जो है, लेट से कि 1 रुपया है, तो 100 प्लस 1 रुपी उसके पास से लेना है। ये बेसिक एक डिफरेंस है टीडीएस और टीसीएस के बीच में। टीसीएस के प्रोविजंस जो आप आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो इनकम टैक्स एक्ट के नीचे नए आए हुए हैं। टीसीएस ऑलरेडी इनकम टैक्स एक्ट के नीचे है, प्लस जीएसटी एक्ट के नीचे भी टीसीएस है। बट आज के प्रोविजंस जो हम डिस्कस करेंगे वो इनकम टैक्स एक्ट के अंडर प्रोविजंस जो है वो आज डिस्कस करेंगे। टीसीएस सेलर कलेक्ट करता है। जब ट्रांजैक्शन होता है, ए बी को सेल कर रहा है, तो जो सेलर है ए, उसको ये टैक्स लेना है। कब लेना है? जब वो सेलर गुड्स की बिक्री कर रहा है। मतलब ये स्पेसिफिकली प्रोविजन जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो गुड्स के सेल से रिलेटेड जो कंसिडरेशन आने वाला है उसके ऊपर जो नया टैक्स आया है उसके ऊपर लगने वाला है। ये किसके पास से लेना है? तो ये कस्टमर के पास से लेना है। ए बी को माल बेच रहा है 100 रुपीज का, तो उसको उसके पास से 1 रुपया लेना है। वॉट एवर रेट हम आगे डिस्कस करेंगे, सिंप्लिसिटी के लिए हम 1 रुपया एज्यूम करते हैं। तो ए जब बी को माल बेचता है 100 रुपीज का, तो उसके पास से उसे एडिशनल 1 रुपया लेके गवर्नमेंट को भरना है। मतलब टीसीएस कौन भर रहा है? तो कस्टमर भर रहा है। एडिशनल 1 रुपया कस्टमर जाके सेलर को दे रहा है और उसका वो कस्टमर को उसका इनकम टैक्स रिटर्न भरते वक्त उसका क्रेडिट मिलने वाला है। टीसीएस आज भी काफी ट्रांजैक्शंस के ऊपर है। स्क्रैप सेल के ऊपर टीसीएस ऑलरेडी एप्लीकेबल है। टेंडू लीव्स के सेल के ऊपर टीसीएस ऑलरेडी एप्लीकेबल है। कार व्हीकल जो बेचते हैं, कार जब ली रहेंगी जिसमें 10 लाख के ऊपर, तो वो ट्रांजैक्शन के ऊपर ऑलरेडी टीसीएस लग रहा है। बट ये नया जो प्रोविजन आया है जो 1 अक्टूबर 2020 से लागू हो रहा है, वो कौन सा है वो आज अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो भी ट्रांजैक्शन ऑलरेडी कवर्ड है, जो अभी हमने बोले कि टेंडू लीव्स के ऊपर है, स्क्रैप के ऊपर है, व्हीकल्स के ऊपर है, ये छोड़ के अभी ऑल गुड्स, मतलब जो भी सेलर गुड्स की बिक्री कर रहा है उसके ऊपर ये टीसीएस के प्रोविजंस लागू होने जा रहे हैं। ये इनिशियली फाइनेंस एक्ट 2020 में आया था कि 1 अप्रैल 2020 से लगेगा, बट ड्यू टू कोविड सिचुएशन द लेवी ऑफ टीसीएस इज पोस्टपोन्ड टू 1 अक्टूबर 2020। इनिशियली जब ये प्रोविजंस का डिस्कशन चल रहा था तो हमने काफी कुछ एसोसिएशंस ने डिस्कस करने के बाद देखा कि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। ये एडिशनल और एक टैक्स वसूल करने की सिस्टम गवर्नमेंट लेके आ रहा है, पर इस सबका बर्डन जो है वो एक कॉमन बिजनेसमैन के ऊपर आ रहा है। ही इज ऑलरेडी बर्डन। हमारे पास ऑलरेडी टीडीएस वसूल करने का जिम्मेवारी दी है, हमारे पास ऑलरेडी बाकी के टैक्सेस वसूल करने की और भरने की जिम्मेवारी दी है, तो ये एडिशनल और एक जिम्मेवारी आप क्यों बढ़ा रहे हैं? तो काफी कुछ इसके ऊपर डेलिब्रेशन हुए, प्रेजेंटेशन हुए। हमारे एसोसिएशन जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के, बीसीएजे है, सीआईटीसी है, इन सब लोगों ने रिप्रेजेंटेशन दिए, बट फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कुछ भी नहीं सुनी। और अल्टीमेटली आज हम ऐसे सिचुएशन में है कि जहाँ पे टीसीएस इज एप्लीकेबल। तो आज चलिए हम डिस्कस करते हैं कि जो प्रोविजंस अभी नहीं जाने वाला है, नहीं गया है, उसको अभी हम कैसे हैंडल करना है। तो ये टीसीएस के प्रोविजंस हम देखेंगे। टीसीएस इज कलेक्शन ऑफ टैक्स एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ सेल कंसिडरेशन। तो
ये टैक्स कब लगने वाला है, ये टैक्स कब कलेक्ट करना है। हमने देख लिया कि टीसीएस एक कलेक्शन ऑफ टैक्स है, तो ये कब कलेक्ट करना है, हमने कब जमा करना है। तो एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ सेल कंसिडरेशन, मतलब हमें जब भी कोई अमाउंट सेल कंसिडरेशन की मिलती है, वो टाइम पे हमें ये टैक्स वसूल करना है। कब? ओनली ऑन सेल कंसिडरेशन ऑफ गुड्स सोल्ड। तो हम पहले से बोल रहे हैं कि ये वस्तु के ऊपर जब भी आप कोई अमाउंट ले रहे हो, वो टाइम पे ये टैक्स लेना है। तो सर्विसेज के अगेंस्ट आपको कुछ अमाउंट मिलता है, जैसे आप अभी पावरलूम और टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें तो समझो कपड़ा बेचते हो और उसके अगेंस्ट कुछ पेमेंट आता है तो टीसीएस लगेगा। बट आप कुछ सर्विसेज दे रहे हो, साइजिंग सर्विसेज दे रहे हो, वर्किंग सर्विसेज दे रहे हो, या कोई जॉब वर्क कर रहे हो और उसके अगेंस्ट कुछ पैसा आया है, तो ये टीसीएस के जो प्रोविजंस है ये लागू नहीं होते। जनरली एक ही पार्टी के पास से दोनों ट्रांजैक्शन होते हैं, तो आपको, और वो एक ही लेजर में आते हैं, तो आपको वो बाइफर्केशन करना पड़ेगा कि समझो मेरे को एक पार्टी के पास से 200 रुपए आ रहा है, उसमें से 150 रुपीज इज अगेंस्ट गुड एंड 50 रुपीज इज अगेंस्ट सर्विसेज। तो आपको टीसीएस जो है ये 150 रुपीज, दैट इज जो भी सेल कंसिडरेशन वस्तु के रूप में आ रहा है, गुड्स के अगेंस्ट आ रहा है, उसी अमाउंट के ऊपर आपको टीसीएस वसूल करना है। किसने करना है? तो ये सेलर ऑफ गुड्स ने टीसीएस लेना है। किसके पास से लेना है? तो बायर ऑफ गुड्स के पास से लेना है। ये हमने देख लिया है। अब ये प्रोविजंस कब लागू होंगे? हर एक सेलर को ये लागू है? तो नहीं। इफ टर्नओवर ऑफ सेलर, जो विक्रेता है उसकी बिक्री लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 10 करोड़ के ऊपर रहेगी, तभी जाके ये प्रोविजंस लागू होंगे। इसके हम काफी एग्जांपल्स रहेंगे, अगले स्लाइड में देखेंगे। अभी समझो एक सेलर का टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में 12 करोड़ का है, तो वो सेलर को ये टीसीएस के प्रोविजंस लागू होते हैं। कब से होते हैं? तो 1 अक्टूबर 2020 से होते हैं। सपोज वो सेलर का टर्नओवर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 19-20 में 9 करोड़ है, तो उसको ये प्रोविजंस नहीं लागू होते हैं। ये प्रोविजंस हर साल हमें चेक करने हैं। तो समझो इस साल का टर्नओवर 2021 का टर्नओवर, लेट्स से कि फाइनेंशियल ईयर 19-20 का टर्नओवर मेरा 12 करोड़ का है, तो मैंने इस साल तो टीसीएस के प्रोविजंस लागू हो गए। पर समझो मेरा 2021 में जो टर्नओवर है ड्यू टू कोविड, वो 12 करोड़ का 8 करोड़ हो गया, तो अगेन 21-22 में ये प्रोविजंस मुझे लागू नहीं होंगे। टैन नंबर रहेगा, पर मुझे टीसीएस कलेक्ट नहीं करना है। तो ये हर साल हमें देखना है कि मेरा प्रीवियस ईयर का टर्नओवर क्या है। उसके अगले साल में समझो फिर से 21-22 में मेरा टर्नओवर 12 करोड़ का हो गया, तो मुझे अगले साल में मतलब 22-23 में टीसीएस के प्रोविजंस फिर से लागू होंगे। तो ये प्रोविजंस इस हिसाब से हमें देखना है कि हर साल मुझे ये प्रीवियस ईयर का टर्नओवर चेक करना है। तो आज जब हमें 1 अक्टूबर 2020 से ये प्रोविजंस लागू हो रहे हैं, तो मुझे टर्नओवर कौन से साल का देखना है? फाइनेंशियल ईयर 19-20 का देखना है। अभी एक बार मेरा टर्नओवर लास्ट ईयर का 12 करोड़ का है, मतलब 10 करोड़ के ऊपर का है, तो मुझे हर एक पार्टी के ऊपर टीसीएस लेना है, हर एक पार्टी के पास से टीसीएस लेना है? नहीं। ओनली इफ टोटल वैल्यू रिसीव्ड फ्रॉम द बायर इज मोर देन 50 lakhs। मतलब मुझे एक कस्टमर के पास से जो भी अमाउंट 50 लाख के ऊपर आती है, उसके ऊपर मुझे टीसीएस लेना है। मैंने पर्पसफुली एक्सीडिंग वर्ड को हाईलाइट किया है। मतलब समझो इस साल में मुझे एक पार्टी के पास से सिर्फ 60 लाख का पेमेंट आया है, तो मुझे टीसीएस जो है वो अमाउंट एक्सीडिंग 50 lakhs, मतलब सिर्फ 10 लाख के ऊपर टीसीएस लेना है। हर साल मुझे ये लिमिट मिलने वाला है। तो अगले साल फिर से आप देखोगे वो पार्टी का मुझे 40 लाख का, पूरे साल में 40 lakhs का अमाउंट आया है, तो मुझे टीसीएस लेने की जरूरत नहीं है। समझो मेरे 40 पार्टीज है और उन 40 पार्टीज में से सिर्फ 4 पार्टीज का जो कंसिडरेशन है वो 50 लाख के ऊपर आता है, तो मुझे उन 4 पार्टीज के पास से ही टीसीएस लेना है। ऑल्दो मेरा टर्नओवर लास्ट ईयर का 12 करोड़ का था और मेरा
मुझे ये टीसीएस के प्रोविजंस लागू हो गए हैं, पर समझो मेरे सब पार्टीज एक्सेप्ट 4 पार्टीज 50 लाख के नीचे मुझे पेमेंट कर रहे हैं, तो मुझे ओनली 4 पार्टीज का ही टीसीएस करना है। सो इमेजिन करिए कि आपका रिटेल काउंटर है और रिटेल काउंटर में आपका लास्ट ईयर का टर्नओवर 15 करोड़ का था और आप सब B2C माल बेचते हो, मतलब सीधा रिटेल कस्टमर को माल बेचते हो और आपके पास ऐसा कुछ जानकारी नहीं है कि ये एक पर्सन का कोई भी सेल्स 50 लाख के ऊपर जाता है, तो आपको टीसीएस किसी भी अमाउंट के ऊपर नहीं लेना है। तो ये मेनली B2B ट्रांजैक्शन के ऊपर ही लागू होने वाला है। तो दीज आर द प्री कंडीशंस, ये बेसिक जानकारी है। टर्नओवर के मामले में हमें काफी क्वेश्चंस आए थे। 10 करोड़ का टर्नओवर, नाउ व्हाट इज डिफाइंड बाय टर्नओवर, हमें देखना है कि टीसीएस के प्रोविजंस हमें लागू भी होते हैं कि नहीं। तो हमें एक पहला क्वेश्चन आया था कि प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में हमारा टर्नओवर 9.80 करोड़ है, पर मैं उसमें जीएसटी जोड़ दूं तो वो मेरा 11 करोड़ का होता है, तो मुझे ये प्रोविजंस लागू है कि नहीं। तो टर्नओवर इज नोवेयर डिफाइंड। हम समझो कंपनीज एक्ट का कारो जो है, कंपनीज ऑडिटर रिपोर्ट या चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन का इंस्टीट्यूट का गाइडेंस नोट रेफर करते हैं, तो उसमें हमें दिखता है कि टर्नओवर के डेफिनेशन में टोटल अमाउंट रिसीव्ड उसको कंसिडर करते हैं। तो हमें इसमें देखना है कि जो भी टोटल अमाउंट हमें आई है इंक्लूडिंग टैक्सेस, वो टर्नओवर के लिए हम क्राइटेरिया पकड़ेंगे, ना कि जो अमाउंट हमें P&L में दिखती है। तो P&L में एक्सक्लूडिंग टैक्सेस अमाउंट दिखती है, तो समझो आपके ऑडिट रिपोर्ट में सेल्स दिख रहा है 9.80 करोड़, पर उसमें टैक्स जोड़ दे और उसमें अमाउंट 11 करोड़ होती है, तो आपको टीसीएस के प्रोविजंस लागू है। काफी लोगों ने हमको क्वेश्चन पूछा कि भाई हम तो एग्जम्प्ट कमोडिटीज में डील करते हैं, तो एग्जम्पशन इज ऑफ जीएसटी, राइट। हम इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं। समझो आपका 12 करोड़ का टर्नओवर है, उसमें 8 करोड़ का आप टैक्सेबल कमोडिटीज का करते हैं और 4 करोड़ का एग्जम्प्ट कमोडिटीज का करते हैं, स्टिल प्रोविजंस आपको लागू है। समझो आप 12 करोड़ के इसमें 9 करोड़ के गुड्स है और 3 करोड़ के जॉब वर्क चार्जेस है, तो ये प्रोविजंस लागू है कि नहीं, ये पॉइंट और ये भी हमें क्वेश्चन पूछा गया। तो इवन इन दैट केस 10 करोड़ का लिमिट एक्सीड होता है और आपको ये प्रोविजंस लागू होते हैं। भैया हमने तो नई फर्म चालू की है, हमने ये कोविड के बाद ही नई फर्म रजिस्टर की है और 1 जून में हमने ये रजिस्टर की थी, 1 जून 2020, और आज तक मेरा टर्नओवर 12 करोड़ का हो गया है, तो मुझे ये प्रोविजंस लागू है कि नहीं। तो आप प्रीवियस ईयर का टर्नओवर आपका कितना है, 0, क्योंकि ये फर्म रजिस्टर्ड ही नहीं थी या फॉर्म ही नहीं थी, तो आपको ये प्रोविजंस लागू नहीं है। इवन दो आप ये 50 करोड़ का टर्नओवर करते हैं ये साल में, इस साल में मतलब फाइनेंशियल ईयर 2021 में आपको टीसीएस के प्रोविजंस लागू नहीं है। हाँ, 21-22 में ये प्रोविजंस आपको लागू होंगे। देखिए बायर्स का हमने देखा कि सब बायर्स को ये लिमिट लागू है, ये हमने देखा कि नहीं, जिनके पास से टोटल अमाउंट रिसीव्ड इज मोर देन 50 लाख, ओनली इन दैट केस ये बायर के पास से हमें टीसीएस लेना है। बाकी सभी बायर्स को 50 लाख का बेसिक एग्जम्पशन है, जब तक उनके पास से 50 लाख तक अमाउंट नहीं आती है हमें ये प्रोविजंस लागू नहीं करने हैं, उनके पास से टीसीएस नहीं लेना है। तो चलिए देखते हैं कि टीसीएस का रेट क्या है। तो आप सभी को मालूम है कि ये फाइनेंशियल ईयर में टीसीएस का रेट अप टू 31 मार्च 2021 टीसीएस का रेट है, समझो उनके पास से पैन या आधार लिया रहेगा तो 0.075, मतलब 1 करोड़ का समझो हमें कंसिडरेशन मिलता है, तो हमें उनके पास से एडिशनल 7,500 रुपया लेना है। बट आफ्टर 31 मार्च 2021 ये रेट जो है वो नॉर्मल जो रेट उन्होंने डिक्लेयर किया था, फ्रॉम दैट मतलब फाइनेंशियल ईयर 21-22 से आगे ये रेट 0.10 रहेगा, मतलब 1 करोड़ के ऊपर हमें 10,000 रुपया टीसीएस लेना है। अमाउंट काफी छोटी है, बट ये प्रोविजंस लागू है तो हमें हर एक अमाउंट का उसमें जोड़ के कस्टमर के पास से लेना है। समझो हमने कस्टमर के पास से पैन या आधार लिया नहीं, तो आपको ये रेट जो है वो सीधा 1% होता है। इट इज 10 टाइम्स, मतलब 1 करोड़ के ऊपर आपको 1 लाख रुपया उसके पास से एडिशनल लेना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज है। इसमें आप देखोगे तो इसमें कुछ भी 25% रिडक्शन नहीं है। जैसे इसमें आप देखिए
कि कोविड के वजह से इन्होंने रिलैक्सेशन दिया था, 0.10 का 0.075 हुआ है, बट विदाउट पैन के लिए कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है। आप आपके पार्टीज जिनका पैन नंबर आपके पास नहीं है, इमीडिएटली उनके साथ कांटेक्ट करिए और उनको बोल दीजिए कि भाई आपको एडिशनल 1% देना पड़ेगा, आप पैन प्रोड्यूस नहीं करते हो तो, और उनके पास से वो लेके हमें भरना पड़ेगा। सो दिस इज अबाउट टीसीएस रेट। नाउ एक बहुत ही ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन था कि टीसीएस हमें कौन से अमाउंट के ऊपर लेना है। तो डेफिनेशन आप देखोगे, मतलब प्रोविजंस देखोगे एक्ट का, तो वहां पे सेल्स कंसिडरेशन के ऊपर टीसीएस लेना है ऐसे बोला गया है, पर वहां पे ये कहाँ पे भी बोला नहीं है कि व्हाट इज सेल्स कंसिडरेशन, इट इज नॉट डिफाइंड। ये कानून में कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया गया है। बट आप बाकी के दूसरे जो प्रोविजंस है टीसीएस के, जैसे 206C का सबसेक्शन 1 है, 1F है, 1G है, वो आप रेफर करोगे तो उसमें से एक मीनिंग ऐसे निकलता है कि सेल्स कंसिडरेशन मतलब एनी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम दैट पार्टी। उसमें आप जो भी पार्टी के पास से अमाउंट लेते हो अगेंस्ट एनीथिंग, उसके ऊपर आपको टीसीएस लेना है। तो जैसे एक एग्जांपल हमने दिखाया है कि 1 करोड़ का एक इनवॉइस है, उसमें हमने पार्टी के पास से 1 लाख फ्रेट मांग के लिया है। तो भाई 1 करोड़ का वैल्यू है, उसके ऊपर 1 लाख का फ्रेट है, और 1 करोड़ 1 लाख के ऊपर हमने 5% से जीएसटी जोड़ दिया। मतलब हमारे वो पार्टी के पास से टोटल रिसीवेबल अमाउंट हो गया 1,06,05,000। तो ये टीसीएस जो आएगा, ये पूरे 1,06,05,000 के ऊपर आपको लेना है। तो ये बात सीधी सीधी है कि इवन जीएसटी के ऊपर भी टीसीएस हमें लेना है। तो हमें ऐसा लगता है कि भाई टैक्स के ऊपर टैक्स क्यों? तो ये टैक्स जो है, इसका डिडक्शन कस्टमर को मिलने वाला है, बट करंटली आप देखने जाओ तो सेल्स कंसिडरेशन में सब इंक्लूड होता है। और एक हमें क्वेश्चन आता है कि भाई मैंने ये जो 1,06,00,000 का बिल भेजा, इसके बाद मुझे लगा कि हमें समझ में आया कि ये अमाउंट तो कम लग गया है 1 करोड़ का, हमें और उसके ऊपर 5 लाख का डेबिट नोट लगाना पड़ेगा। तो हमने फिर से 5,25,000 का डेबिट नोट भेज दिया इंक्लूडिंग जीएसटी। तो वो 5,25 के ऊपर भी आपको टीसीएस भरना पड़ेगा। मतलब एनी अमाउंट विच इज रिसीव्ड फ्रॉम दैट पार्टी एज अ सेल्स कंसिडरेशंस, आपको उसके ऊपर टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को भरना है। सो ये प्रोविजन हो गया। तो इसमें अभी क्वेश्चन आता है कि टीसीएस किसके पास से लेना है? फ्रॉम द बायर टू हुम सेल इन एक्सेस ऑफ 50 lakhs हैज बीन मेड, or from the buyer from whom amount in excess of 50 lakhs is received against sale of goods। तो देखिए, जो इनिशियली प्रोविजंस उन्होंने ड्राफ्टिंग किए थे, वो प्रोविजन का बेसिक मीनिंग देखने जाओ, या उसको जिस हिसाब से मार्केटिंग किया गया था या इंफॉर्मेशन दी गई थी, उसमें से ऐसे लग रहा था कि जिस कस्टमर के पास से आपने 50 लाख के ऊपर सेल किया है तो आपको टीसीएस लेना है। बट आप प्रोविजंस देखते हैं तो उसमें से कुछ अलग मीनिंग निकलता है। तो चलिए हम देखते हैं कि प्रोविजन में क्या लिखा है। सो दिस इज अ लीगल प्रोविजन। ये प्रोविजन बोलता है कि एवरी पर्सन बीइंग अ सेलर हु रिसीव्स एनी अमाउंट एज अ कंसिडरेशन, मतलब कोई भी सेलर ने जब कोई अमाउंट अपने कस्टमर के पास से अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स लेता है इन एक्सेस ऑफ 50 lakhs इन एनी प्रीवियस ईयर, तो ये जो रेड मार्क में हमने कॉमा दिया है, ये एक्चुअली प्रोविजंस में नहीं है। तो वो हम कंसीडर करें तो उसका मतलब ऐसे निकलता है कि कंसिडरेशन जो है वो सेल ऑफ गुड्स के अगेंस्ट आना चाहिए। कंसिडरेशन जो मिलने वाला है वो सेल ऑफ गुड्स के अगेंस्ट जाना चाहिए। 50 लाख का लिमिट जो है वो सेल ऑफ गुड्स का नहीं है, वो एनी अमाउंट विच इज रिसीव्ड एज अ कंसिडरेशन in excess of 50 lakh rupees, then these provisions will be applicable। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन है कि लिमिट जो है 50 लाख का, जो हमें बार बार पूछा जाता है कि 50 लाख के ऊपर सेल हुआ तो टीसीएस है, या 50 लाख के ऊपर अमाउंट रिसीव्ड हुई है तो टीसीएस लगने वाला है। तो आप ये प्रोविजंस देखोगे तो आपको इमीडिएटली ध्यान में आएगा कि आपका
रिसीट ऑफ कंसिडरेशन 50 लाख के आगे जाता है तो आपको टीसीएस के प्रोविजंस लागू होते हैं, इररिस्पेक्टिव उस पार्टी के पास से आपने कितना सेल किया है इन द फाइनेंशियल ईयर। तो हम आगे उसका एग्जाम्पल भी देखेंगे। नाउ दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टीसीएस आपको कब कलेक्ट करना है। तो ये आप सेम प्रोविजंस फिर से पढ़िए। एवरी पर्सन बीइंग अ सेलर who receives any amount above 50 lakh shall at the time of receipt of such amount, so provisions, ये बेयर प्रोविजंस है, बेयर एक्ट के प्रोविजंस है, वो बोलते हैं कि at the time of receipt of such amount a person has to collect from the buyer TCS at the specified percent exceeding 50 lakh rupees। मतलब आपको ये जो TCS लेना है, आपकी जो टीसीएस कलेक्शन की जो लायबिलिटी कैलकुलेशन करने की जो लायबिलिटी है वो कब अक्रू होती है, तो जब आपके पास अमाउंट आती है एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ सच अमाउंट। तो दो कंफ्यूजन्स थे, एक कि 50 लाख का जो लिमिट है वो कौन से अमाउंट के ऊपर है, वेदर ऑन रिसीट है या वेदर ऑन सेल अमाउंट है, तो वो हमने क्लैरिफाई किया। और दूसरा, टीसीएस आपको कब लेना है, at the time of debiting the buyer with the sale value or at the time of collection of amount। तो if you go by legal provisions ये क्लियरली बोलता है कि आपको रिसीट जब आती है वो टाइम पे टैक्स कलेक्ट करना है। Now TCS whether it is applicable on advance received if there are no sales। तो ये क्वेश्चन आता है कि भाई 1 अप्रैल 2020 से मेरा वो पार्टी के साथ कोई भी डीलिंग नहीं हुआ है, बट उसका मेरा आउटस्टैंडिंग अमाउंट 1 करोड़ का था। तो मेरे पास अमाउंट आया है 1/10/2020 के पहले, वो जो 1 करोड़ आउटस्टैंडिंग था उसके अगेंस्ट 1/10/2020 के पहले मुझे 50 लाख रुपए आया है, तो उसके ऊपर लगेगा क्या? तो द आंसर इज नो। बट बचा हुआ 50 लाख मुझे 1/10/2020 के पास आता है, बाद आता है, तो यस, ऑल्दो देयर आर नो सेल्स, आपका कुछ भी सेल्स नहीं है, तो भी वो 50 लाख के ऊपर आपका टीसीएस भरने का जिम्मेवारी आता है। वही एग्जांपल देखेंगे। 31 मार्च 2020 को आउटस्टैंडिंग 1 करोड़ था, 1 अक्टूबर 2020 तक 70 लाख रुपए आया है और उसके बाद 30 लाख आया है, तो आपको टीसीएस सिर्फ 30 लाख के ऊपर भरना है। अगेन वी विल गो टू द सेम एग्जांपल। 1 करोड़ का आपका आउटस्टैंडिंग था 31 मार्च 2020 को, 1 अक्टूबर तक उसका 30 लाख आया है और 1 अक्टूबर 2020 के बाद 70 लाख रुपए आया है, तो आपको कौन से अमाउंट के ऊपर टीसीएस भरना है? मेरे को फर्स्ट 6 मंथ में 30 लाख आया है, नेक्स्ट 6 मंथ में मतलब ये 1 अक्टूबर 2020 के बाद मुझे 70 लाख आया है, तो मेरा बेसिक एग्जम्पशन 50 लाख का है, इसलिए मुझे बचे हुए सिर्फ जो 70 लाख आ रहा है उसमें से मुझे बचे हुए सिर्फ 30 लाख के ऊपर टीसीएस भरना है, 50 लाख के ऊपर टीसीएस कलेक्ट करना है, 20 लाख ये मेरा बेसिक एग्जम्पशन में जाता है। तो बाय दिस वे हम देख सकते हैं कि आउटस्टैंडिंग अमाउंट है और वो अमाउंट हमें मिलती है तो भी हमें टीसीएस प्रोविजंस लागू होते हैं, बट no TCS is there on any amount received before 1st of October 2020 as clarified by Income Tax Department in their circular। और एक हम सिनारियो देखते हैं कि 30 सितंबर 2020 तक हमें कुछ भी सेल नहीं हुआ है, हमने कुछ भी सेल नहीं किया है और उस डेट तक हमें एडवांस मिला है 30 लाख का और 30 सितंबर के बाद मुझे एडवांस मिला है और 40 लाख का, तो कुल मिला के मेरा एडवांस कितना हो गया 70 लाख का। तो पहले तो मुझे ये प्रोविजन लागू होंगे कि नहीं, तो हमने देखा कि ये प्रोविजन जो है 50 लाख का लिमिट ये रिसीट के लिए है, टर्नओवर रियली डोंट मैटर, और ये बेसिक एग्जम्पशन हमें 50 लाख का मिलता है, इसलिए ये 70 लाख के टोटल रिसीट में मुझे 50 लाख का बेसिक एग्जम्पशन मिल गया और बचे हुए 20 लाख के ऊपर ही मुझे टीसीएस वसूल करना है। सो आई एम श्योर कि ये दो क्वेश्चन के आंसर से
आपके माइंड में जितने भी क्वेश्चंस थे, आप जितने भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कर लो, आपके सब प्रॉब्लम यू विल गेट आंसर। आपको सभी क्वेश्चंस के ऊपर इसका आंसर मिल जाएगा इफ सपोज आपके ये जो 2 क्वेश्चन के आंसर क्लियर है। नाउ कब टीसीएस एप्लीकेबल नहीं होता है, तो हम एक्सेप्शंस देखेंगे। एक्सेप्शंस है, काफी एक्सेप्शंस है। इफ सेलर इज हैविंग लेस देन 10 करोड़ ऑफ टर्नओवर, हमने देखा कि जो सेलर का टर्नओवर ही 10 करोड़ के नीचे है उसको ये प्रोविजन ही लागू नहीं है। नोटिफाइड सेलर्स, तो अभी तक तो कुछ नोटिफाइड किया नहीं है गवर्नमेंट ने कि कौन से सेलर्स रहेंगे जिनको 10 करोड़ के ऊपर टर्नओवर रहेगा तो भी टीसीएस लागू नहीं है, तो नोटिफिकेशन आएगा तब हम देखेंगे। कंसिडरेशन इज रिसीव्ड अगेंस्ट सर्विसेज, तो हमने देखा कि एक पार्टी है उसको हमने 2 करोड़ का सेल किया है, पर उसमें से 1.5 करोड़ का गुड्स के अगेंस्ट किया है, 50 लाख का सेल्स के अगेंस्ट किया है, और जो अमाउंट आया है वो 2 करोड़ का 2 करोड़ 1 अक्टूबर के बाद आया है, तो उसमें से हमें सिर्फ 1.5 करोड़ के ऊपर ही टीसीएस लगाना है। 50 लाख कंसिडरेशन जो हमें मिला है, जो सर्विसेज के अगेंस्ट मिला है, उसके ऊपर हमें टीसीएस नहीं लेना है। देन गुड्स विच आर ऑलरेडी कवर्ड बाय द प्रोविजंस, तो हमने देखा कि टीसीएस पहले भी लागू था स्क्रैप के ऊपर, कुछ व्हीकल्स के ऊपर, और कुछ प्रोविजंस लागू है 1(1)(f), 1(g). तो जब वो गुड्स आर ऑलरेडी कवर्ड अंडर दैट प्रोविजन, तो आपको फिर से टीसीएस नहीं लेना है। तो स्क्रैप के ऊपर तो हम लगा रहे हैं अंडर सेक्शन सबसेक्शन 1, तो फिर से 1(h) के नीचे लगाने की जरूरत नहीं है। बट समझो हम मोटर व्हीकल के ऊपर लगा रहे हैं, तो 10 लाख के ऊपर जो मोटर व्हीकल जाता है उसके ऊपर ही लगाते हैं। बट समझो 10 लाख के नीचे कोई व्हीकल रहेगा तो वो सेक्शन में कवर नहीं होता है, वो ये वाले सेक्शन में कवर होगा, मतलब 1(h) के ऊपर, 1(h) सबसेक्शन के नीचे ऑल द व्हीकल, मोटर व्हीकल जहां पे उनका सेल वैल्यू 10 लाख के नीचे है, ये प्रोविजंस लागू होंगे। सपोज टीडीएस डिडक्ट हो रहा है, मतलब हम जिस पार्टी को माल बेच रहे हैं वो पार्टी हमें पेमेंट करते वक्त टीडीएस काट के देता है, तो टीसीएस के प्रोविजंस लागू नहीं होंगे। देखिए टीडीएस ये जनरली जो है वो सर्विसेज के ऊपर ही कटता है। इन वेरी फ्यू सर्कमस्टेंसेस टीडीएस ये गुड्स के ऊपर भी लगता है, तो ये प्रोविजन ज्यादा एप्लीकेबल नहीं रहेंगी, वी कैन इग्नोर दैट। सपोज हमने सेल जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को किया है, स्टेट गवर्नमेंट को किया है, किसी एम्बेसी को किया है, हाई कमीशन को किया है, लेगेशन को किया है, कमीशन काउंसिलेट को किया है, ट्रेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉरेन स्टेट किया है, तो वो जो भी पेमेंट हमें करेंगे उसका टीसीएस हमें नहीं करना है। और समझो मैंने सेल ये लोकल अथॉरिटी को किया है तो भी मुझे टीसीएस कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अभी भी कुछ नोटिफाइड पर्सन्स नोटिफाई हुए नहीं हैं, बाद में गवर्नमेंट कुछ नोटिफाइड भी कर सकते हैं कि इन लोगों को आप एडिशनली सेल करोगे तो आपको टीसीएस लेने की जरूरत नहीं है। तो जब ये नोटिफिकेशन आएगा तो हम वो भी लोगों को पेमेंट आते वक्त उनका टीसीएस लेना नहीं है। सो नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि व्हाट इज अ बेस्ट प्रैक्टिस। सो हमें टीसीएस कैसे वसूल करना चाहिए। तो बिफोर वी गो टू दिस, देयर आर 2 स्कूल ऑफ थॉट। जैसे आपको मालूम है कि देयर आर 2 स्कूल्स व्हिच सेज, वन व्हिच सेज कि भाई टीसीएस जो है हम तो बिल के ऊपर ही लगाएंगे, आप देख लो आपको कैसे भरना है, क्योंकि हमें बाकी कुछ जमने वाला नहीं है। जो इनवॉइस रहेगा, इनवॉइस में जो भी आपका वैल्यू रहेगा उसके ऊपर जीएसटी आएगा, उसके ऊपर ही हम टीसीएस लगा के देंगे। आप आपके अकाउंट में ऐसा अकाउंटिंग कर लेना और हम आपको टीसीएस भर के उस हिसाब से वो जो अमाउंट दिख रहा है इनवॉइस के ऊपर उसका हम आपको टीसीएस सर्टिफिकेट देंगे। एंड देन देयर इज अ सेकंड स्कूल ऑफ थॉट व्हिच सेज कि हम जो प्रोविजन लीगल प्रोविजंस में लिखा है वो हिसाब से ही हम टीसीएस भरने वाले हैं। मतलब जब भी आपका पेमेंट आएगा वो टाइम पे हम आपके पास से एडिशनल टीसीएस लेंगे। We can collect it on every transaction or we can collect it by way of collective debit note at the end of the month. So कौन सी प्रैक्टिस फॉलो करनी है, काफी कुछ उसके ऊपर थॉट चल रहा है, काफी कुछ उसके इश्यूज आने वाले हैं। तो हमने ट्राई किया है कि दोनों मेथड्स जो है
उनके प्रोज और कॉन्स, मतलब क्या सही है और क्या गलत जाएगा, वो हमने टेस्ट करने का ट्राई किया है। एंड देन यू थिंक ओवर इट कि हमें कौन से मेथड के ऊपर जाना है और हम हमारे बिजनेस के लिए कौन सी मेथड चूज करना है। सो पहला ऑप्शन ये है कि चार्ज टैक्स कलेक्शन एट सोर्स ऑन एवरी रिसीट। जैसे जो मैंने दूसरा वाला ऑप्शन बोला कि जो भी रिसीट आएगी उसके ऊपर मुझे सेपरेट डेबिट नोट बनाना है, या तो मंथ के एंड में मुझे कलेक्टिव डेबिट नोट बना के पार्टी को भेजना है। सो सपोज मुझे ये मंथ में 20 लाख रुपीज आया है 1 अक्टूबर में, और एज्यूम करिए कि उस पार्टी के पास से मुझे 50 लाख के ऊपर ऑलरेडी आ चुका है फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। तो मुझे समझो 5 अक्टूबर को 20 लाख आ गया, 25 अक्टूबर को 50 लाख आ गया, और 28 अक्टूबर को बचे हुए 30 लाख आ गए, मतलब 1 करोड़ रुपए मुझे ये अक्टूबर मंथ में आ गया। तो मुझे इफ आई गो बाय दिस फर्स्ट ऑप्शन, तो मुझे दो ऑप्शन से आगे उसमें कि हर एंट्री के साथ मुझे उसको डेबिट नोट भेजना है। पहले 20 लाख के ऊपर मुझे 1500 रुपए का डेबिट नोट भेजना है, बाद में जो 50 लाख आ रहा है उसके ऊपर मुझे कुछ अमाउंट भेजना है, और बाद में जो 30 लाख आ रहा है उसके ऊपर फिर से डेबिट नोट भेजना है। ये एक ऑप्शन है। या तो पूरे महीने का 1 करोड़ का जो रिसीट आया है वो मैं उसको 1 नवंबर को या 31 अक्टूबर को टोटल कलेक्टिवली 7,500 का एक डेबिट नोट भेजना है। ये पहला ऑप्शन है। इसका बेनिफिट क्या है? तो इट इज एज पर द प्रोविजंस ऑफ लॉ। जो एक्ट बोलता है, ये जो मेथड है ये एक्यूरेटली वो एक्ट के हिसाब से जाएगा। मतलब आप कोई भी नॉन कंप्लायंस या रॉन्ग कंप्लायंस आपका होगा नहीं। बट इसमें लिमिटेशन ये है कि पार्टी ऐसे बोलेगी कि भाई ये बाद में तो कुछ होने वाला नहीं, आप बिल में जोड़ के देंगे तो हम देख लेंगे, बाद में तो कुछ होने वाला नहीं है। तो ये इट डिपेंड्स अपॉन वेरियस ट्रेड प्रैक्टिसेस फॉलोड बाय द वेरियस ट्रेड एसोसिएशन। आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री में देखोगे तो ये मेथड वो एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। आप कोई दूसरे इंडस्ट्री में जाओगे, केमिकल्स में, स्क्रैप में, मतलब स्टील मेटल इंडस्ट्री में जाओगे, ज्वेलरी में जाओगे, तो वहां पे ऐसा कंसेंसस आ रहा है कि नहीं, ये हम इनवॉइस के ऊपर ही लगाएंगे, हम रिसीट के ऊपर नहीं लगाएंगे। आप आपका जो भी लिमिटेशन है, आपका जो भी एप्रीहेंशन है वो आप देख लो, हम इस हिसाब से ही करेंगे। तो लेट्स वेट फॉर सम टाइम। जैसे जैसे ये प्रोविजंस क्लियर होंगे सभी को, तब जाके ये देखा जाएगा कि देयर विल बी सम स्टैंडर्डाइजेशन। एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस आप देखने जाओगे कि जो स्क्रैप के ऊपर है, जो कार के ऊपर है, जो टेंडू लीव्स के ऊपर है, फायरवुड के ऊपर है, तो ये प्रोविजंस आप देखोगे तो वो सभी लोग करंटली क्या प्रैक्टिस फॉलो करते हैं? तो वो सभी लोग एक प्रैक्टिस फॉलो करते हैं कि वो इनवॉइस के ऊपर ही लगाते हैं। मतलब वो अलग से फिर से डेबिट नोट वगैरह देते नहीं है। बट ये सिचुएशन जो है, जो सेक्शन सबसेक्शन 1H के नीचे की जो सिचुएशन है, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम सबसेक्शन 1। बाकी के जो प्रोविजंस है उनमें ये बेसिक एग्जम्पशन ऑफ 50 lakhs नहीं है। तो वो लिमिटेशन है, उसके वजह से उनके केस में इनवॉइस के ऊपर लगाओ तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। उनके केस में जो रेट का डिफरेंस है कि मार्च में अप टू मार्च आपको 0.075 लगाना है, उसके बाद 0.10 लगाना है, वो लिमिटेशन भी उनके उस पे जो पुराने प्रोविजंस है उसके ऊपर नहीं है। इट इज वेरी टिपिकल टू आवर सिचुएशन, दैट इज सबसेक्शन 1H। तो हमें देखना है कि ये फर्स्ट मेथड है, टीसीएस जो है डेबिट नोट के थ्रू कलेक्ट करना है। नाउ देखते हैं कि हम समझो टीसीएस इनवॉइस के ऊपर लगाते हैं तो क्या सीन होगा। एक ही बेनिफिट है उसमें कि आप इमीडिएटली पार्टी को डेबिट लगा देंगे, पार्टी को समझ जाएगा कि मुझे ये एडिशनली देना है। पर इसमें काफी कुछ लिमिटेशंस हैं, बहुत लिमिटेशंस है, बिकॉज ऑफ द इंट्रिकसीज, द बेसिक एग्जम्पशन ऑफ 50 लाख, द चेंज इन द रेट्स फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 2021। तो लिमिटेशन फर्स्ट ये रहेगा कि ये प्रैक्टिस इज नॉट एज पर द प्रोविजंस ऑफ लॉ। तो क्या सीन हो सकता है, चलिए हम देखते हैं। इफ आई फॉलो द प्रैक्टिस दैट हमने इनवॉइस के ऊपर टीसीएस लगाना चालू किया है, तो क्या होगा? व्हाट इफ द सेल्स इज इन द मंथ ऑफ अक्टूबर and the sale is of 1 crore but the amount received is of 2 crores। ये एक टिपिकल एग्जांपल है कि हमने अक्टूबर मंथ में 1 करोड़ का सेल कर दिया, उसके ऊपर हमने टीसीएस ले लिया 7,500,
और गवर्नमेंट को भर दिया, बट द अमाउंट रिसीव्ड इज 2 करोड़। ये 2 करोड़ जो है वो मेरा पिछले साल का, पिछले महीने का रहेगा, अगस्त का रहेगा, या फ्रॉम अप्रैल टू सितंबर का भी हो सकता है, और इस महीने का एडवांस भी हो सकता है, रियली डोंट मैटर। हम एज्यूम कर रहे हैं कि 50 लाख का बेसिक एग्जम्पशन एग्जॉस्ट हो गया है, अभी ये 2 करोड़ रुपए हमें मिला है, और हमने इनवॉइस के ऊपर 7,500 रुपया लिया है, बिकॉज इनवॉइस 1 करोड़ का बना है, और हमने रिटर्न भर दिया 7,500 के हिसाब से। सो नाउ वी आर वायोलेटिंग द प्रोविजंस ऑफ लॉ। कायदे के हिसाब से आपको टीसीएस जो है ये 2 करोड़ के ऊपर भरना है, और हम इनवॉइस का मेथड फॉलो करते हैं तो टीसीएस 1 करोड़ के ऊपर जाएगा। सो ये एक इशू आता है। देन व्हाट इफ सेल मेड इन अक्टूबर इज 1 करोड़ एंड सेल रिटर्न ऑन 10th of November इज 1 करोड़ एंड पार्टी डिसएग्रीज टू पे टीसीएस। मतलब समझो मैंने 29 अक्टूबर को एक पार्टी को 1 करोड़ का सेल कर दिया, वो पार्टी ने हमने 1 करोड़ का सेल कर दिया, उसके ऊपर 7,500 रुपया टीसीएस भर दिया। अभी पार्टी के पास से तो कुछ आया नहीं है, वो पार्टी के अगेंस्ट हमें 1 करोड़ डेबिट दिख रहा है, और हमने 5 नवंबर को 7,500 टीसीएस भर दिया। बट 10 नवंबर को बोलता है कि ये भाई माल तो बराबर नहीं है, पूरा 1 करोड़ का माल आप लेके जाओ, लेना नहीं और देना नहीं, द अकाउंट इज सेटल्ड आपको। और आप बोलेंगे कि हमने तो टीसीएस भर दिया 7,500 का, सो व्हाट विल हैपन? तो वो केस में भी इशू आ सकता है कि वो 7,500 अपनी जेब से जाएगा। सो दिस वन ऑफ द इशू कुड बी दिस। व्हाट इफ सेल इज इन मार्च, मतलब आप लास्ट मंथ में मार्च में 1 करोड़ का आप सेल कर रहे हो, और उसके ऊपर 0.075 से 7,500 रुपए भर रहे हो, और वो महीने में 1 रुपए का भी रिसीट नहीं है, और वो पूरा 1 करोड़ आपको 1 अप्रैल 2021 को मिल गया, तो क्या सीन होगा? तो बाय लॉ ये 10,000 रुपया टीसीएस लेना पड़ता है, आपने लिया है 7,500 रुपया। अगेन बाय लॉ आपको बेसिक एग्जम्पशन भी मिलता है 50 लाख का, मतलब वो जो 1 करोड़ आपको 1 अप्रैल को मिलने वाला है, उसमें से 50 लाख का बेसिक एग्जम्पशन मिलेगा, वो भी आपका छूट रहा है, और आपने 7,500 रुपया भर दिया। तो ये सीन में द प्रोविजंस जो लॉ के हैं वो हम फॉलो नहीं करेंगे, और ये एक इम्प्लीकेशन होगा। इसके वजह से हमें अभी डिसाइड करना है कि हमारा बिजनेस प्रैक्टिस कैसा है। हमें पार्टीज को कन्विंस करना है कि इट इज बेटर दैट हम आपको पूरे महीने का डेबिट नोट रेज करेंगे और आपको भरना है। बट इफ आई गो बाय द रिसीट थिंग, और ऐसा होता है कि आपने पार्टी को सेल कर दिया है, आप सेल के ऊपर टीसीएस नहीं ले रहे हो, और पार्टी ने, आपने 1 करोड़ का सेल कर दिया, पार्टी ने 1 करोड़ भेज दिया, वो बोला अकाउंट सेटल हो गया, आपने उनको बोला कि नहीं भाई अभी आप 7,500 रुपया उसका ऊपर का आरटीजीएस कर दो, तो वो क्या बोल सकता है कि भाई ठीक है आरटीजीएस 7,500 का तो नहीं होगा, आप आपका देख लो। So now it depends upon what kind of trade we are into. So one cannot say what is a right practice or best practice, but I can definitely say कि if we want to go by law, then TCS has to be collected on every receipt, and the collection is on the basis of receipt. So coming to the most important thing, जब हम बोलते हैं कि TCS के प्रोविजंस हमें लागू हो गए हैं, और आप बताइए अभी हमें क्या क्या करना है। तो पहली चीज आपको करनी है कि आपको टैन नंबर लेना है। तो अभी जिनका टर्नओवर 10 करोड़ के ऊपर है, 100% आपका ऑलरेडी टीडीएस के लिए आपने टैन नंबर लिया रहेगा, आपको सेपरेट टैन लेने की कुछ भी जरूरत नहीं है। आप वही टैन के ऊपर आपका टीसीएस भी भर सकते हैं। कब भरना है? तो टीसीएस जो रहेगा वो मंथली भरना है, अक्टूबर मंथ का नवंबर में, नवंबर का दिसंबर में, एंड सो ऑन। तो व्हाट इज द लास्ट डेट? हम लास्ट डेट की बात कर रहे हैं। आप अक्टूबर मंथ का अक्टूबर में भी भर सकते हैं, पर लेटेस्ट आपको अगले महीने के 7 तारीख मतलब 7 नवंबर तक भरना है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि मेरे को फोर्टनाइटली और वीकली आप टीसीएस का पेमेंट कर सकते हो, बट आपके पास गवर्नमेंट ने आपको टाइमिंग दी है कि आप अगले महीने के 7 तारीख तक भर सकते हो। देन और आपको क्या करना है? तो जैसे टीडीएस भी आप मंथली भरते हो, पर टीडीएस रिटर्न क्वार्टरली भरते हो, वैसे ही टीसीएस के रिटर्न भी क्वार्टरली जाएंगे।
और वो रिटर्न में आपने जिन जिन पार्टियों के टीसीएस कलेक्ट किए हुए हैं उनका पैन वाइज डिटेल जाएगा। ये टीसीएस रिटर्न आपको कब तक भरनी है, तो जब भी क्वार्टर खत्म होता है वो क्वार्टर खत्म होने के बाद 15 दिन में आपको भरना है। तो अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर का जो रिटर्न जाएगा वो 15th ऑफ जनवरी को जाएगा। बट फॉर द मंथ ऑफ मार्च ये 15 दिन का टाइम जो है वो 1.5 महीने का किया है। सो फॉर लास्ट क्वार्टर दैट इज जैन टू मार्च ये रिटर्न 15th ऑफ मई को जाएंगे। आपको ये देखना है कि टीडीएस प्रोविजंस जो है उनमें ये टाइम 1 महीने का किया है, मतलब टीडीएस के सब रिटर्न्स जो है वो 30th को जाते हैं, 30 तारीख को जाते हैं। बट टीसीएस के मामले में ये रिलीफ नहीं है, ये 15 तारीख को ही भरना है। और लास्ट आपको क्या करना है कि जब भी आप किसी का टीसीएस कलेक्ट करके गवर्नमेंट को भर रहे हो, आपको रिटर्न भरने के बाद 15 दिन में, मतलब 15th ऑफ जनवरी को आप रिटर्न भरोगे, विद इन 15 डेज आपको 30th ऑफ जनवरी तक हर एक आपके कस्टमर्स को टीसीएस के सर्टिफिकेट्स देने हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंप्लायंसेस है। हर महीने आपको टीसीएस भरना है, हर 3 महीने में आपको रिटर्न भर के पार्टीज को टीसीएस सर्टिफिकेट्स इशू करने हैं। तभी जाके पार्टीज को समझेगा कि इन लोगों ने, जिन जिन को हमने टीसीएस दिया है, इन्होंने वैलिडली टैक्स पे करके रिटर्न भर के हमारे पैन के ऊपर ये टैक्स चढ़ा दिया है, और हमें जब हमारे रिटर्न भरेंगे इनकम टैक्स के, वो टाइम पे इस टीसीएस का डिडक्शन मिलने वाला है। तो जिन जिन लोगों ने कार खरीदी रहेंगी लास्ट कुछ सालों में 10 लाख के ऊपर, उन्होंने देखा रहेगा कि आपके कार डीलर्स ने आपके पास से टीसीएस लिया था, पर आपने जब आपके आईटी रिटर्न भरे थे तब आपको उन टीसीएस का क्रेडिट भी मिला था। सो ऑन द सेम लाइन ये भी टीसीएस का आपको क्रेडिट मिलने वाला है। तो दीज आर द थिंग्स वी हैव टू डू। आप समझो ये नहीं करते हो तो क्या होगा, तो देयर आर लॉट ऑफ पेनल्टीज। आप समझो रिटर्न ही नहीं भरते हो, तो आप समझो टैक्स ही कलेक्ट नहीं करते हो, रिटर्न ही नहीं भरते हो, तो देयर आर सेपरेट पेनल्टीज फॉर द डिफॉल्ट्स। वो छोड़ के समझो आप रिटर्न भरना चालू भी हो गए पर आपने लेट भर दिया, तो आपको लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न के लिए 200 रुपया पर डे ये लेट फाइलिंग है। तो सपोज आपने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये तीनों मंथ का जो क्वार्टरली रिटर्न आता है, जो 15 जनवरी को जाने वाला है, वो आपने भरा ही नहीं और आपको ऑडिट के टाइम पे ये ध्यान में आया कि ये करना था, तो फ्रॉम 15th ऑफ जनवरी ऑडिट होने तक, मतलब समझो 15 सितंबर 2021 को आपको ध्यान में आया कि मुझे टीसीएस के प्रोविजन लागू है, तो आपको 6 महीने के या 9 महीने के 200 रुपीज पर डे अप टू मैक्सिमम ऑफ टीसीएस अमाउंट ये लेट फीस लगेगी। इसको कुछ भी आप कर नहीं पाएंगे। देयर इज नो वे यू कैन अपील फॉर दैट। उसमें कुछ एग्जम्पशन नहीं है कि आपको ये किया तो आपको 200 रुपये लगने वाला नहीं है, इट इज सिस्टम जनरेटेड और आपको ये लेट फीस लगेंगी। तो आप देख लीजिए कि आपको ये प्रोविजंस लागू है कि नहीं, बाद में हम इसके ऊपर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आप इंटरेस्ट, आप समझो टैक्स पेमेंट आ रहा है टीसीएस का और आपने लेट भर दिया, 7 तारीख को भरने के बजाय 8 तारीख को भर दिया, तो भी आपको पूरे महीने का इंटरेस्ट लगेगा और वो इंटरेस्ट जो है वो 2 महीने का लगेगा। एक दिन भी लेट हो गया तो 2 महीने का आपको इंटरेस्ट लगेगा। और पेनल्टीज हमने बात की है कि जो नॉन रजिस्ट्रेशन लिए नहीं है या नंबर है पर आप जानबूझ के उसका रिटर्न नहीं भर रहे हो, टैक्स नहीं पे कर रहे हो, तो पेनल्टी भी गवर्नमेंट लगा सकता है। सो दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेस। नाउ एक जनरल क्वेश्चन लिस्ट हमने बनाई है कि न्यू टैन नंबर निकालना जरूरी है क्या? तो नहीं, आपका जो एग्जिस्टिंग टैन है जिसके ऊपर आप टीडीएस भर रहे हो वो ही आपको काफी है, वही टैन नंबर आप यूज करिए और उसका आप टीसीएस का पेमेंट करिए। एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि समझो मैंने 2 करोड़ का माल बेचा है, उसमें से मुझे 40 लाख रिटर्न आया है और 1 करोड़ 60 लाख का जो ये है कंसिडरेशन है वो मुझे आया है, तो मुझे टीसीएस सेल्स रिटर्न के ऊपर लगाना है क्या? तो देखिए इसमें आपका कंसिडरेशन कितना आ रहा है, तो कंसिडरेशन 1 करोड़ 60 लाख का आ रहा है तो आपको उसके ऊपर ही लेना है। पर समझो आपने पूरा 2 करोड़ का कंसिडरेशन आ गया और उसके बाद उसमें सेल रिटर्न हो गया, तो वो 2 करोड़ के ऊपर जमा हो गया, आपको टीसीएस रिवर्सल आप नहीं कर पाओगे,
क्योंकि वंस द अमाउंट इज रिसीव्ड एंड टीडीएस इज पेड, आप फिर से वो पार्टी को जब पैसा रिटर्न करने जाओगे तो देयर इज नो प्रोविजन ऑफ रिवर्सल ऑफ टीसीएस। इफ अमाउंट इज एडजस्टेड बाय वे ऑफ जर्नल एंट्री, तो जैसे टिपिकली टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आप देखोगे तो ऐसा दिखेगा कि जो पार्टी को मैं माल बेचता हूँ उसी पार्टी के पास से मैं माल लेता भी हूँ। समझो मैंने 2 करोड़ का माल बेचा है और उसने मुझे 40 लाख का कंसिडरेशन दिया और 1 करोड़ 60 लाख का दूसरा गुड्स दे दिया, तो ये क्या हो गया कि मेरा सेल के अगेंस्ट हिट हो गया परचेसेस। तो द लॉ इज वेरी सिंपल, द अमाउंट रिसीव्ड ऑफ सेल कंसिडरेशन either in the form of sales, either in the form of cash or kind, मतलब वो जर्नल एंट्री से भी ऑफसेट होता है, तो आपको उसके ऊपर टीसीएस भरना पड़ेगा। व्हाट इफ सेल इज ऑफ कैपिटल गुड्स, हाँ, तो समझो आपने कुछ बड़ा मशीनरी था वो 80 लाख को बेच दिया, तो अगेन उसके अगेंस्ट आपको जो भी पैसा आता है बेसिक एग्जम्पशन 50 लाख का एप्लीकेबल रहेगा। देयर इज नो बाइफर्केशन कि गुड्स जो है वो कैपिटल गुड्स है या नॉर्मल गुड्स है, आपको टीसीएस एप्लीकेबल होगा। सिर्फ लिमिट देखना है, 50 लाख का बेसिक एग्जम्पशन है, उसके ऊपर जो भी अमाउंट आप ले रहे हो उसके ऊपर आपको टीसीएस लेना है। एक इंपॉर्टेंट अपडेट है कि 50 लाख का जो एग्जम्पशन है वो हर साल है। आप देखिए कि आप उसको कैसे मैनेज कर पाओगे, बट हर पार्टी को 50 लाख तक एग्जम्पशन दिया है। एक्चुअली इसका कुछ भी जरूरत नहीं था, इनफैक्ट ये 50 लाख के एग्जम्पशन के वजह से ही कॉम्प्लिकेशंस हुए हैं। ठीक है कि उसमें काफी कुछ पार्टीज निकल जाते हैं, बट बिकॉज ऑफ दिस लिमिट द थिंग्स आर गेटिंग कॉम्प्लिकेटेड। सपोज आपके ये साल में पार्टी के पास से 2 करोड़ आ गए हैं और उसमें से 50 लाख का एग्जम्पशन देके 1.5 के ऊपर आपने टीसीएस भरा है, अगले साल वो पार्टी के पास से आपको फिर से समझो 60 लाख रुपए आते हैं, तो अगले साल आपको 50 का लिमिट यूज करना है और 10 लाख के ऊपर टीसीएस भरना है। उसके बाद जो भी अमाउंट आती है पूरे अमाउंट के ऊपर आपको टीसीएस लेना है। तो ये एग्जम्पशन हर साल का है। ऑप्शन ऑफ लेस रेट ऑफ डिडक्शन, तो ऐसा कुछ ऑप्शन है क्या कि भाई मैं हमारे कस्टमर को, हम हमारे सप्लायर को ऐसा कुछ सर्टिफिकेट देवे कि वो टीसीएस काटे ही नहीं या कुछ कम रेट से काटे, क्योंकि हमारा इतना मार्जिन नहीं है और ये जो टीसीएस कटने वाला है मेरा एज अ बायर, तो ये मेरे इनकम टैक्स रिटर्न में मेरा लाइबिलिटी आता है 1 लाख पर, टीसीएस कटने वाला है 7 लाख रुपए, तो ऐसा कुछ सर्टिफिकेट देने का ऑप्शन है क्या? तो गवर्नमेंट हैज कैटेगोरिकली सेड कि देयर इज नो सच ऑप्शन। आज के तारीख तक कोई ऑप्शन नहीं है। गवर्नमेंट का मानना है, जो उन्होंने सर्कुलर दिया है उसमें उन्होंने बहुत ही वेग ऐसा एग्जांपल दिया, वो बोलते हैं कि नॉर्मली नेट प्रॉफिट 8% रहता है और 8% के ऊपर आपका इनकम टैक्स इतना आता है कि टीसीएस बहुत छोटी अमाउंट है। तो गवर्नमेंट इज नॉट अवेयर कि काफी बिजनेसेस में जो नेट प्रॉफिट रहता है दैट इज वेरी मिनिस्क्यूल, लाइक 0.10 पैसा रहता है, 0.05% रहता है, इतना कम मार्जिन भी रहता है। हाई टर्नओवर लो मार्जिन ऐसे बिजनेसेस रहते हैं और उसके बाद इंटरेस्ट और बाकी के कॉस्ट जाते हुए बहुत बार लॉसेस भी होते हैं। और जो भी मेरा टीसीएस मेरा कस्टमर मेरा सप्लायर लेने वाला है वो जोड़ने जाओ तो मेरा ऑलमोस्ट 7-8 लाख का या 5-1 लाख का जो भी टीसीएस है वो मेरा ब्लॉक हो जाएगा। ये मैं कब क्लेम कर पाऊंगा? जब मैं मेरा इनकम टैक्स रिटर्न भरूंगा वो टाइम पे ही मैं ये क्लेम कर पाऊंगा। मतलब अप्रैल 2021 में समझो मेरा कुछ टीसीएस कटता है और मेरा वो साल में लॉस है, तो उसका जो रिफंड है वो मुझे कब मिलने वाला है? जब मैं मेरा रिटर्न फाइल करूंगा सितंबर 2021 में, समझो 22 में समझो करता हूँ, तो इट विल टेक ऑलमोस्ट 1.5 years टाइम टू गेट माई मनी बैक। सो गवर्नमेंट शुड कम विद दिस ऑप्शन कि लोअर रिडक्शन होके मुझे टीसीएस काटा जाए, या तो नॉन डिडक्शन कलेक्शन ही नहीं होना चाहिए टीसीएस का, ऐसा कुछ सर्टिफिकेट भी कुछ मिलता है तो ये भी ऑप्शन देना चाहिए गवर्नमेंट ने। सो विद दिस मैंने ऑलमोस्ट ऑल क्वेश्चंस जो आज तक हमें हमारे क्लाइंट के साथ बात करते हुए जो हमने फेस किए हैं वो सब कवर करने के हमने ट्राई किए हैं। ओवर टू यू अखिल भाई। मेरे आई एम कनेक्टेड, आई कैन बी कनेक्टेड विथ यू ऑन फेसबुक, यू कैन फॉलो मी। यहाँ पे हमारे अपडेट्स आते रहते हैं। ट्विटर हैंडल भी है, वहाँ पे भी आप आपके हमारे अपडेट्स आप देख सकते हैं और हमारा यूट्यूब चैनल भी है CA चेतन ओसवाल करके,
आप उसको सब्सक्राइब करो तो उसके अपडेट्स भी आपको आ सकते हैं। सो वी विल गो टू द क्वेश्चंस। यस, तेजल हैव रेज्ड द हैंड। यस तेजल जी प्लीज अनम्यूट, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ कर दिया, आवाज आ रहा है सर? यस, तेजल जी जरा ऊंचा बोलिएगा। हाँ ऊंचा। यस बताइए। ऊपर है सॉरी, तो मुझे टीसीएस लेना ही नहीं है ना सर? आपको क्वेश्चन फिर से बोलना पड़ेगा तेजल जी। लास्ट तेजल जी आपके यहाँ पे कुछ नेटवर्क का इशू है। ये क्वेश्चन में कुछ भी सुनाई नहीं दिया है। हम विनोद कुमार जी के पास जाते हैं तब तक। हाँ जी सर, आवाज आ रही है? कुमार जी बताइए। बार्टर सिस्टम में हम लोग क्या करेंगे? क्या है बार्टर सिस्टम में यदि हम लोग कर रहे बार्टर हैं? सिस्टम का हमने एग्जांपल दिया है। आप किसी व्यक्ति को 2 करोड़ का माल बेच रहे हो और उसके पास से 1.5 करोड़ का माल ले रहे हो, तो अल्टीमेटली 50 लाख का ही अमाउंट आपके पास आ रहा है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ बाइफर्केशन नहीं है। आपने 2 करोड़ का माल बेचा है, वेदर इट इज रिसीव्ड अगेंस्ट इन द फॉर्म ऑफ कैश और काइंड, आप उसके अगेंस्ट कुछ माल भी ले रहे हो तो भी आपको पूरे 2 करोड़ के ऊपर टीसीएस भरना है। मतलब एक पार्टी का आउटस्टैंडिंग बैलेंस 2 करोड़ का था और ये अक्टूबर महीने में उसके पास से 50 लाख का माल आ गया है और 1.5 करोड़ का परचेस का बिल आ गया है, तो भी आपको पूरे 2 करोड़ के ऊपर टीसीएस भरना पड़ेगा। मतलब हम लोगों को रिसीविंग पे नहीं हुआ ना? फिर रिसीविंग तो कुछ हुआ ही नहीं, बैंक में कुछ गया ही नहीं। नहीं, बैंक में नहीं गया, पर आपको जो अमाउंट आना चाहिए था वो अमाउंट तो आपको आ गया ना। नहीं, पर गवर्नमेंट ने बोला है कि अगेंस्ट रिसीविंग, कि हमको कुछ हाथ में आना चाहिए, हमको तो वापस इधर से उधर ट्रांसफर एंट्री हो गई। रिसीट इन कैश और काइंड, रिसीविंग का विषय है ना इसमें? क्या है? रिसीविंग वाला विषय है इसमें, कि रिसीविंग पे हम लोगों को करना है, तो रिसीविंग तो कुछ हुआ ही नहीं। देखिए पूरा का पूरा मैंने बार्टर कर दिया। प्रोविजंस जो है ना, वो सीधा बोलता है एनी अमाउंट एज कंसिडरेशन। तो अमाउंट मतलब अमाउंट इन कैश और काइंड। अमाउंट तो रिसीविंग ही नहीं हुआ ना। देखिए आज के तारीख में जो प्रोविजन है उस हिसाब से आपको अमाउंट रिसीव्ड इन कैश और काइंड में आया ना। आपको कुछ अमाउंट जो आने वाला था वो आया नहीं, उसके अगेंस्ट आपने कुछ तो गुड्स ले लिए। जैसे आप जीएसटी में देखोगे तो जीएसटी में भी आपने कुछ अमाउंट आया नहीं रहेगा, तो भी जो बिल में अमाउंट आपने रेज किया है उसके ऊपर आपको तो जीएसटी लग ही गया, तो भरना ही है। तो टीसीएस भी वही लाइन के ऊपर है। जो भी अमाउंट आता है एज अ कंसिडरेशन, देखो कंसिडरेशन आपको 2 करोड़ रुपया आना था, वो बंदे ने 50 लाख का माल बेचा, मतलब 50 लाख का चेक भेजा और 1.5 करोड़ का माल बेचा, तो वो आपका कंसिडरेशन रिसीव्ड हो गया। मतलब आप बार्टर सिस्टम को आप रिसीविंग पकड़ेंगे? यस, हम नहीं पकड़ेंगे, ये लॉ। अमाउंट तो उसमें कुछ आई नहीं हमारे पास। नहीं, लॉ बोलता है मतलब बार्टर सिस्टम यदि हुआ और अमाउंट नहीं भी है तो उसको हमको टीसीएस करना है। दोनों को करना है, क्योंकि हम दोनों लिमिट क्रॉस कर रहे हैं 50 लाख। हाँ, और सेम होगा कि जो कौन सी अमाउंट पे होगा उसमें? जो पार्टी आपको बेच रही है 1.5 करोड़ का, उसको भी करना पड़ेगा। आप करेंगे उसका क्रेडिट उनको मिलेगा, वो करेंगे उसका क्रेडिट आपको मिलेगा, क्योंकि उन्होंने भी 1.5 मतलब हमको इसमें यहाँ रिसीविंग वाला सिस्टम नहीं रहेगा। यहाँ सेल सिस्टम आ गया, रिसीविंग नहीं रहेगा यहाँ। हेलो, यहाँ मतलब हमको रिसीविंग से कोई लेना देना नहीं है। हमने सेल किया और उन्होंने सेल किया, लेकिन दोनों को रिसीविंग कुछ भी नहीं हुआ। और कौन सी अमाउंट पे हम करेंगे फिर? जो आपके अमाउंट कितनी, जो आपके बुक्स में सेल दिख रहा है उसके अगेंस्ट जो भी अमाउंट आया है वो रहेगा। नहीं, अमाउंट तो आया ही नहीं, बार्टर सिस्टम हो गया। नहीं तो अकाउंट थोड़ी ओपन रहेगा ना, साल के एंड में वो डेबिट बैलेंस तो नील हो गया रहेगा ना। नील हो गया, दोनों का बार्टर सिस्टम हो गया, पूरा का पूरा अमाउंट बार्टर सिस्टम में चला गया। पूरा का पूरा अमाउंट गया। मैं एग्जांपल तो हम उसको डिफाइन कैसे करेंगे?
हाँ, सॉरी, डिटरमाइन कैसे करेंगे उसको? देखिए आपने जो भी सेल कंसिडरेशन आपके बुक्स में, आप आपका डेटर का अकाउंट ओपन करिए, उसमें डेबिट साइड में हाँ, जाइए, डेबिट साइड में आपको दिखेगा हाँ, कि मेरा सेल्स वैल्यू जो है वो 2 करोड़ का है, उसके बाद 1 करोड़ का है, उसके बाद बिल्कुल, 50 लाख का है, टोटल 3.5 करोड़ का मैंने अक्टूबर से मार्च तक सेल किया हुआ है। उसके आगे आपके बिल्कुल, सामने दिखा दिया कि 3.5 करोड़ का वो पार्टी के पास से परचेज कर दिया, हाँ, अकाउंट नील हो गया। हाँ, तो जो 3.5 करोड़ का सेल है, वेदर इट इज सेटल्ड बाय वे ऑफ कैश रिसीव्ड, चेक रिसीव्ड, एनईएफटी रिसीव्ड और दिस थिंग, तो गुड्स रिसीव को उसमें क्यों नहीं पकड़ते फिर? सॉरी, जब गुड्स रिसीव होता है हमको वापस, तो आपने कहा कि वो छूट मिल जाएगी आपको, ओनली कैश जो आपको पेमेंट आया उसी पे करना है, और इधर आप मेरे को, उसने मेरे को गुड सेल कर दिया। देखिए सेल रिटर्न इज डिफरेंट एंड परचेसेस इज डिफरेंट, राइट? नहीं, जीएसटी में सेल्स रिटर्न को उन्होंने सेल पकड़ा है वापस, रिटर्न सेल, डेबिट नोट दिया या रिटर्न सेल किया उन्होंने, जीएसटी रिफंड करते हैं वो हमको, तो एज वो सेल ही हो गई, हाँ वो सेल ही हो गई उनकी वापस। नहीं, देखिए सेल रिटर्न के भी दो तरीके रहते हैं। सपोज आप एक पार्टी को 1 करोड़ का सेल कर रहे हो और वो पार्टी आपको 20 लाख का माल फिर से रिटर्न करती है, वही माल सेल रिटर्न किसका होता है? फॉर्मेट चेंज होकर आता है, दूसरा गुड्स नहीं आता है। आप एक नहीं, करोड़ आफ्टर का माल 6 मंथ, बेच रहे हो, आफ्टर वो मेरे को आफ्टर 6 मंथ सेल कर वापस रिटर्न कर रही है, 6 मंथ बाद वो रिटर्न नहीं कर सकती, वो सेल ही करेगी मुझे वापस। जो भी सेल आपको रिटर्न करेंगे उसमें 6 मंथ के पहले भी आपको डेबिट नोट के नहीं, फॉर्मेट पहले नहीं हुआ, वो बाद में हुआ, बाद में हुआ। नहीं, देखिए विनोद जी, आप पूरा मेरा सुन लीजिए पहले, कि आप अभी समझो एग्जांपल लीजिए हाँ, कि मैंने 10 अक्टूबर को 2 करोड़ का सेल किया है और वो बिल्कुल, सितंबर 2021 तक, सितंबर 2021 तक उनके पास टाइम रहता है कि वो जीएसटी लगा के रिवर्स कर सकते हैं। बट पार्टीज के पास दो ऑप्शन रहते हैं, अच्छा, पार्टीज दो ऑप्शन फॉलो करते हैं डिपेंडिंग अपॉन कौन से इंडस्ट्री में है। वो आइदर आपको सेल इनवॉइस बेचते हैं, मतलब समझो आप इतने वेलवर्स नहीं हो कि उनको क्रेडिट नोट रेज करो, तो वो फॉलो करते हैं कि हम आपको जाने दो, आपको सेल रिटर्न नहीं मारेंगे, सेल ही करेंगे, डेबिट नोट नहीं देंगे। दूसरा ऑप्शन है कि वो डेबिट नोट देंगे जिसके अगेंस्ट आप क्रेडिट नोट रेज करोगे अगेंस्ट सेल रिटर्न। 1 करोड़ का माल बेचा था, माल उनको एक्सेप्ट नहीं है, उन्होंने हमको 20 लाख का रिटर्न दिया है। पहला ऑप्शन उन्होंने सेल इनवॉइस मारी रहेंगी, तो आप बोल सकते हो कि भाई ये मेरा 1 करोड़ का जो माल बेचा था, 20 लाख मुझे उन्होंने सेल्स मारा है, तो ये 20 लाख का जो भी है उसके ऊपर उनको टीसीएस लगाना है, मेरे को 80 लाख के मेरे को पूरा 1 करोड़ के ऊपर टीसीएस लगाना पड़ेगा। पर समझो 20 लाख का वो डेबिट नोट करते हैं जिसके अगेंस्ट आप क्रेडिट नोट रेज करने वाले हैं फॉर सेल रिटर्न। 1 करोड़ का माल बेचा है, माल खराब है, 20 लाख का आप क्रेडिट नोट रेज कर रहे हो, आपके जीएसटीआर 1 में अपलोड कर रहे हो, तो आपका सेल कितने का हुआ? 80 लाख का। समझो पेमेंट ऑलरेडी आया नहीं है, तो आपको 80 लाख के ऊपर ही टीसीएस लेना है जब भी पेमेंट आएगा। बट सपोज 1 करोड़ के ऊपर 1 करोड़ आपको मिल गया और ये 20 लाख का क्रेडिट नोट आपका अगले साल बन रहा है, तो ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है कि 20 लाख रिवर्स करना है। अभी आपका तीसरा स्टेज लेते हैं कि ये 1 करोड़ के आगे वो पार्टी ने मुझे 1 करोड़ का दूसरा गुड्स दिया है, नॉट द सेम गुड्स इज रिटर्न, दूसरा गुड्स कुछ तो भेजा है। आप कपड़ा बेच रहे हो, वो यान बेच रहा है, या आप कुछ यान दे रहे हो, वो आपको कुछ फैब्रिक दे रहा है। तो जब दूसरे कमोडिटीज है तो वो सेल रिटर्न नहीं माना जाता है, वो डेबिट नोट नहीं माना जाता है। ये आपका सेल का ट्रांजैक्शन अलग है, उनका सेल का ट्रांजैक्शन अलग है, दोनों गुड्स अलग है। आप जो सेल कर रहे हो उसके ऊपर आपको टीसीएस लेना है, वो जो सेल कर रहे हैं आपको उसके ऊपर उनको टीसीएस लेना है। आई होप आई हैव क्लियर्ड द थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, अभी अगला क्वेश्चन लेते हैं चेतन जी। यस, एक क्वेश्चन यहाँ पे हमारे बीच में है कि जो इंटरेस्ट रिसीव होता है सेल बिल अमाउंट पे, वो भी कैलकुलेट होगा 50 लाख के ऊपर? अखिल भाई आपका आवाज नहीं आ रहा है। अगर इंटरेस्ट रिसीव होता है सेल बिल अमाउंट पर, तो वो भी एक्सेप्ट किया जाएगा ना रिसीविंग में? नहीं, देखिए इंटरेस्ट जो है ना वो सर्विस करके काउंट होता है, इट इज नॉट गुड्स। बट सपोज आपके टर्म्स ऐसे है कि आपने 1 करोड़ का माल बेचा है और नहीं तो भी नहीं आएगा, क्योंकि कैसा है, सिंपल है, इंटरेस्ट इज सर्विस, इट इज नॉट गुड्स, इट इज नॉट गुड्स। ओके,
अगर टर्नओवर के हिसाब से हम लायबल हैं, हमारा टर्नओवर जो है वो 10 करोड़ के ऊपर है, लेकिन जो पार्टीज हैं वहां पर कोई भी पार्टी जो है वो 50 लाख के ऊपर रिसीव नहीं है पूरे साल में, तो क्या हमें नील रिटर्न फाइल करना होगा? नहीं, नील रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। आप यू कैन सिंपली इग्नोर दैट। अभी उगम चंद जी गांधी, उगम चंद जी प्लीज अनम्यूट कीजिए अपने आप को, या अजय जी, या उगम चंद जी, आपका आवाज इको हो रहा है। हेलो। हाँ जी, चेतन जी। हाँ जी, बताइए जी। हाँ, मैं उगम सिंह गांधी बोल रहा हूँ। हाँ जी, ये 2019-20 में हमने 15 करोड़ की सेल की, तो इसमें टीसीएस लगेगा। तो इस साल हम मतलब क्या 10 करोड़ से नीचे रखेंगे तो अगली साल हमारे को लगेगा क्या? देखिए, मैंने बताया कि 2019-20 में आपका टर्नओवर 11 करोड़ का था। 20-21 में आपको लगेगा, समझो 20-21 में आपका टर्नओवर 9 करोड़ का है, तो 21-22 में फिर से आपको नहीं लगेगा। अच्छा, 21 में नहीं लगेगा ना? नहीं, नहीं लगेगा। ओके। चेतन जी, एक मेरा सवाल है। हाँ जी, अगर समझिए कि अक्टूबर महीने में टीसीएस हमने डेबिट नोट के थ्रू रेज किया, हमने एक 5,000 का डेबिट नोट रेज कर दिया, जो भी पेमेंट अक्टूबर में मिला था, तो हमने अक्टूबर एंड में डेबिट नोट रेज कर दिया, बाय लॉज हमें नवंबर में उसका पेमेंट कर देना है 7 तारीख तक। 7 तारीख तक। लेकिन अगर उस डेबिट नोट का पेमेंट ही पार्टी ने नहीं दिया, हमने तो रेज कर दिया डेबिट नोट अक्टूबर महीने में एज पर द रिसीप्ट्स, तो हम लायबल हो गए पे करने के लिए, लेकिन पार्टी ने उसका पेमेंट ही नहीं दिया, हाँ देते हैं करते टालते रहे, तो उसमें कुछ प्रोविजंस हैं या उसमें क्या करना चाहिए? देखिए, यही एक सीन है जिसकी वजह से लोगों ने इनवॉइस के ऊपर लगाना चालू किया है, जिसकी वजह से क्या होगा कि पार्टीज को समझ जाता है, बट जैसे मैंने कुछ सिचुएशंस बताए कि उसके वजह से आप लीगली बहुत डिफिकल्टी में आ सकते हो इफ यू आर कलेक्टिंग टीसीएस ऑन इनवॉइस। अभी आपके क्वेश्चन का आंसर को हम आते हैं कि सपोज हमने अक्टूबर मंथ में वो पार्टी का रिसीट आया 1 करोड़, इसलिए मैंने 7,500 भर दिया और अभी वो पार्टी 7.5 नहीं दे रहा है, राइट? तो अखिल भाई, इसको एक ही सिंपल सॉल्यूशन है कि जब भी पार्टी आपको आरटीजीएस करती है, वो टाइम पे पार्टी को बोलना है कि तू कितना करने वाला है, 1 करोड़ करने वाला है तो मेरे को 1 करोड़ के साथ 7,500 का टीसीएस साथ में ही करना है, नहीं तो 1 करोड़ का कर मत, तभी जाके ये सॉल्यूशन होगा। अदरवाइज आपको एक बार आपने कलेक्ट कर लिया तो आपको भरना जरूरी है, पार्टी आपको भले दे भी ना या अगले साल दो, सो इट रियली डोंट मैटर। वो जो 7,500 आया है टीसीएस का अगले साल, हम नहीं देखेंगे वो कौन से साल आया है, एक बार आपने वो कलेक्ट कर लिया उसके ऊपर तो आपको भरना है। ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है हम उसकी एंट्री चेंज करते रहे कि अक्टूबर का नवंबर कर दें, अभी तक आया नहीं है, टीसीएस पेमेंट आएगा तब भरेंगे? नहीं नहीं नहीं, आप कैसे चेंज करोगे? आप चेंज नहीं कर पाओगे क्योंकि चेक तो आ गया ना। सी, आपको आपके डेटर्स लेजर में जाना है, उसको रेंज क्लियर करनी है, अक्टूबर मंथ देखना है कितना डेबिट है कितना क्रेडिट है, आपको क्रेडिट देखना है। मेरे को ये पार्टीज के पास 1 करोड़ आया है, इसके पास 1.5 आया है, इसके पास 70 लगा है, इसके पास 20 लाख आया है, जिन जिन का 50 के ऊपर गया है -50 लाख करिए और जितना भी अमाउंट आया है उसके ऊपर आप टीसीएस कैलकुलेट करके पार्टीज को डेबिट नोट दे दीजिए। और इसमें अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि आपको पार्टीज को ऐसे देखनी पार्टीज पड़ेंगी कि जो यू नो टीसीएस का टाइम टू टाइम पेमेंट कर रही है, नहीं तो जैसे हम जीएसटी में करते हैं कि किसी पार्टी के पास से समझो हम माल लेते हैं, उसको पेमेंट करते वक्त जीएसटी का पेमेंट नहीं करते, भाई मेरा 2A में दिखेगा तो पेमेंट करूंगा, वैसे टीसीएस के केस में करना पड़ेगा कि भाई पहले तू लास्ट टाइम का टीसीएस पे किया है तो मैं अगला माल बेचूंगा। सो ये ऐसे कुछ स्ट्रेटेजीज हमें बनानी पड़ेंगी। ओके, तेजल एंटरप्राइज हैंड रेज कर रहे हैं, शायद नेटवर्क में आ गए हैं, उन्हें एक चांस देते हैं।
भाई जानों का शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम है। हेलो चेतन सर, हाँ जी, आवाज आ रहा है सर? हाँ आ रहा है, बताइए। सर मेरा लास्ट ईयर का 7 करोड़ के आसपास का टर्नओवर है, तो मुझे ये प्रोविजन करना नहीं पड़ेगा? लागू होंगे आपको लागू नहीं होंगे। हाँ? नहीं होंगे है। आपको और लागू। सेकंड थिंग, कोई रिटर्न फाइल करना पड़ेगा सामने, क्योंकि मिल वाले लेते हैं, शुगर मिल वाले। नहीं नहीं करना पड़ेगा। नहीं। थर्ड चीज, मिल वाले कंपलसरी लेते हैं, तो देने में कोई दिक्कत नहीं है ना? देखिए 7 करोड़ का जो टर्नओवर है ना, वो आपका हाँ, है, और जब हाँ, आपका टर्नओवर लिमिट 10 करोड़ के नीचे है, तब आप किसके पास से लेना नहीं है और भरना नहीं है। बट आप ओके। जिनके पास से ले रहे हैं ना, आप समझो बायर साइड पे आते हो, तो आप बायर हो गए मिल वालों के लिए। तो मिल वालों का तो टर्नओवर 10 करोड़ के ऊपर था ना। यस, बराबर है। हाँ, तो वो, और आपने उनके पास से 50 लाख के ऊपर पेमेंट किया हुआ है उनको। नहीं, उनको फर्स्ट टाइम भी करते फिर भी वो लोग ले रहे हाँ, कंपलसरी। वो भी मैंने जैसे बताया ना कि 50 लाख का एग्जम्पशन लिमिट कौन देखते बैठेगा हाँ, कि 25 लाख हुआ है, 50 हुआ है, हर एक अमाउंट के ऊपर ले लो, नहीं तो धंधा बंद करो। मतलब इन मेनी केसेस उन्होंने ऐसा बोला है कि 5 लाख का पहला चेक देते तो भी पहले आप ये दो, टीसीएस दो, नहीं तो बिजनेस नहीं होगा। तो हम उनको बोलते कि भाई हमारा 50 के ऊपर है ही नहीं, बोलते 50 हमें आप बोलते मत बैठो, आप टीसीएस दो, नहीं तो बिजनेस मत करो, आप दूसरा पार्टी देखो। तो जिनके टर्नओवर हायर साइड में है, तो मिल वाले बोल सकते हैं कि भाई तुझे करना है बिजनेस तो करो, नहीं तो आप देख लो। बराबर है। और किसी का 1 करोड़ का भी मैंने माल बेचा किसी को भी और रिसिप्ट हुआ, फिर भी मुझे कोई लगेगा नहीं? मिल वाले आपको लगा के देंगे, आपको मिल वाले लगाएंगे वो ठीक है, लेकिन मुझे पार्टी से लेना नहीं है। आपको पार्टी से पास से नहीं लेना, क्योंकि आपका टर्नओवर 10 करोड़ के नीचे है। ओके सर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सर। अखिल भाई, आई होप सब क्वेरीज हो गया क्लियर सब। बजरंग लाल जजोडिया, बजरंग लाल जी आप बात कर सकते हो, अनम्यूट किया है हमने। हेलो। हाँ जी। अगर अभी जैसे इन्होंने पूछा, अगर मिल वाले अपने से टीसीएस काट लेते हैं तो हमें भी कुछ रिटर्न देना पड़ेगा या हमें कोई देने की जरूरत नहीं है? अगर अपना 7 करोड़ 8 करोड़ रहेगा पिछले साल टर्नओवर, तो कैसे करेंगे? नहीं, देखिए मिल वाला आपके पास से ले रहा है, कैसे करेंगे? आपको एक ही चीज इंश्योर करनी है कि जब भी आप उनको पेमेंट करते हो, उनको बोलना है कि भाई ये टीसीएस दिखना चाहिए, है ना। आप उनके पास से माल खरीदी कर रहे हो और आप उनको पेमेंट कर रहे हो, तो उनको बोलने का कि जब ये टीसीएस जो है, ये जब टीसीएस मुझे मेरे ऑनलाइन 26AS में दिखेगा, तब मैं जाके उसका पेमेंट करूंगा, आप आपका टीसीएस टाइम पे भर दो। अच्छा। जो भी डेबिट नोट आएगी, उसका डेबिट नोट का पेमेंट जो है वो जब 26AS में दिखेगा तब हम करेंगे, ऐसा बोल सकते हैं। बट टर्म्स जो है वो उनके हाथ में रहते हैं। नहीं, अपन ने उनको पेमेंट कर दिया तो अपने को कोई हर महीने का या रिटर्न वगैरह देने की जरूरत नहीं, करने की जरूरत नहीं है, पर आपका जो टीसीएस आपने पे किया है, दैट इज योर टैक्स। हाँ, इंश्योर करना पड़ेगा कि वो सामने वाले पार्टी ने उनके टीसीएस रिटर्न में बराबर से भरा है कि नहीं, आपके पैन के अगेंस्ट। एज अ टीडीएस अपने एनुअल अकाउंट्स भरेंगे तब अपने यहाँ दिख जाएगा, तो अपना क्लियर हो गया काम। अपने को कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ उनको टीसीएस का पेमेंट करना है और टीसीएस का क्रेडिट 26AS में आया है कि नहीं देखना है। अच्छा, और वो टर्नओवर 10 करोड़ का क्या बताया आपने, इनवॉइस वैल्यू या टैक्सेबल वैल्यू? टोटल टर्नओवर इंक्लूडिंग जीएसटी। इंक्लूडिंग जीएसटी, इनवॉइस वैल्यू। अच्छा, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। यस जी, ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम एंड करेंगे। विनोद कुमार जी पूछ रहे हैं कि बार्टर में वैल्यूएशन कैसे करेंगे? 1 करोड़ का माल सेल किया, 55 लाख का बार्टर और पेमेंट आया 45 लाख का, तो कैसे करेंगे? तो टीसीएस आपको 1 करोड़ के ऊपर भरना है। जो डेबिट नोट आप उनको भेजेंगे, आपकी सेल्स है 1 करोड़ की, और 1 करोड़ के ऊपर आपको पूरा पेमेंट आ गया है 1 करोड़ का बाय वे ऑफ बार्टर एंड कैश और चेक, तो पूरा 1 करोड़ के ऊपर आपको टीसीएस का डेबिट नोट रेज करना है। 50 लाख का उसमें वो छूट एग्जम्पशन मिलेगा? का एग्जम्पशन है ना। आई एम एज्यूमिंग कि ये ऑलरेडी 30 सितंबर तक 50 लाख के ऊपर हो गया है। 50 लाख का एग्जम्पशन 100% रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद चेतन जी। अब हम आभार व्यक्त करते हुए आपसे विदा लेंगे। श्री चेतन जी तोषनेवाल का हम तहे दिल से
चेतन जी ओसवाल का हम बहुत तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद प्रेषित करते हैं संस्था की ओर से। आगे भी आपका गाइडेंस हमें मिलता रहेगा और सभी पार्टिसिपेट्स और चर्चा में भाग लेने वाले सभी हमारे साथी व्यापारी बंधु सभी का हम इसमें आभार व्यक्त करते हैं। आपके सेशन के पहले हमारे सीए भुवनेश काकानी, उन्होंने भी हमारी संस्था को व्हाट्सएप के द्वारा और वीडियो द्वारा अच्छी जानकारी दी थी, तो उनका भी हम संस्था की ओर से एक बार और धन्यवाद प्रेषित करते हैं। और कोरोना के पीरियड में हमारी संस्था ने जो कार्य किए थे सब सदस्यों की जानकारी के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन, सैनिटाइजर्स, N95 मास्क, फ्रूट जूस आदि जो भी संस्था की ओर से मदद हमने हमारे सदस्यों को व्यापारी बंधुओं को की थी, उसकी एक संक्षिप्त जानकारी हम आपको दे रहे हैं सभी सदस्यों के लिए। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका एक बार और संस्था की ओर से। फिर मिलेंगे, फिर आपके गाइडेंस हम लेंगे, संस्था में भी आपको बुलाएंगे, आप जरूर हमें समय दीजिएगा, ऐसी आशा करते हैं। बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस लिसनिंग।